अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है यहाँ पे। सबसे पहला एमसीक्यू है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 28,000 components at even rate during the year. Each order placed with the supplier of the component is for 1500 components। मतलब जो हर ऑर्डर प्लेस होता है वो 1500 components का ऑर्डर प्लेस होता है। और कंपनी जो मैन्युफैक्चर यूज करती है 28,000 components यूज करती है। विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो कह रहा है जो हमारे पास हम जो ऑर्डर करते हैं ईओक्यू जो हमारा है वो 1500 कंपोनेंट्स है। यानी अगर हम क्या कहते हैं 1500 यूनिट्स मंगवाएंगे तो हमारे लिए ये ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग होगा, क्योंकि ईओक्यू पे क्या होता है, आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। द कंपनी होल्ड्स द बफर इन्वेंटरी ऑफ 700 कंपोनेंट्स। यानी बफर इन्वेंटरी का मतलब सेफ्टी स्टॉक, यानी मिनिमम स्टॉक लेवल जिसको हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज $3। $3 उसने बताई हुई है। कह रहा व्हाट इज द कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी ऑफ कंपोनेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी ऑफ कंपोनेंट। एक्चुअली यहाँ वो पूछ रहे कि होल्डिंग टोटल होल्डिंग कॉस्ट बताओ। अब टोटल होल्डिंग कॉस्ट के लिए आपको क्या फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को मैंने करवाया हुआ टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला टोटल होल्डिंग कॉस्ट का, जरा बताना। होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, जरा सब बता दो यार, बता दो। एवरेज इन्वेंटरी। अच्छा, एवरेज इन्वेंटरी तो हमारे पास है, गिवन नहीं है। तो एवरेज इन्वेंटरी के लिए क्या फॉर्मूला था, अगर एवरेज इन्वेंटरी ना गिवन हो। मतलब होल्डिंग कॉस्ट को हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला मल्टीप्लाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो पर यूनिट हमें चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंटरी का वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ROQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक यानी सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब आपको टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है क्या। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, उससे हमें टोटल, हाँ होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है कि होल्डिंग वन कंपोनेंट है 3। यदि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट तो हम उससे 3 दे दी। बफर स्टॉक गिवन है, बिल्कुल बफर स्टॉक भी गिवन है, 700 कंपोनेंट का बफर स्टॉक गिवन है। प्लस ROQ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ROQ क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपके सवाल में ROQ की जगह EOQ दिया हो, वो भी रीऑर्डर क्वांटिटी ही है, लेकिन वो क्वांटिटी है जिसपे आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम मिनिमम होती है। तो यहाँ पे EOQ को आप कंसीडर करोगे ROQ की जगह, यानी 1500। ये लेक्चर के दौरान मैंने बताया था कि EOQ को आप ROQ की जगह क्यों कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब क्या वजह है। तो EOQ भी ROQ ही है, लेकिन वो ROQ जिसपे आप अपनी कॉस्ट को बचा लेते हो, यानी कम से कम रखते हो अपनी ऑर्डरिंग और होल्डिंग को, तो वो कहलाती है EOQ। तो 1500 डिवाइडेड बाई 2, 1500 डिवाइड बाई 2 आ गया, प्लस 700 × 3। इसका क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करके आंसर बता दो। 1500 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 750। 750 प्लस 700 आ जाएगा 1450, मल्टीप्लाई 3 कर दो। 1450 को मल्टीप्लाई 3 कर दो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करके आंसर बता दो। ये आंसर आपके पास बन रहा है 1450 मल्टीप्लाई 3, आपको ये आ जाएगा 4350। 4350। अच्छा, अब ये 4350 किस तरह आया, हमने बस इसको कैलकुलेट ही किया है, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है, ये MCQ क्लियर है आपको। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला जस्ट पूछा हुआ था, और इसमें एक पॉइंट ये था कि ROQ की जगह आप EOQ यूज कर सकते हो। क्लियर है ये वाला MCQ।
आवाज आ रही है आपको हमजा? दूसरे एमसीक्यू पे चलते हैं। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास है यहाँ पे कि उसने हमें सवाल दिया, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मटेरियल्स ट्रांजैक्शन फॉर द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2006। उसने हमें मटेरियल की सारी बातें बताई, और सारी बातें बताने के बाद मतलब उसमें क्या क्या बातें बताई कि मटेरियल जो हमने परचेज किया, जो हमने इशू किया टू प्रोडक्शन, मटेरियल रिटर्न ऑफ मतलब जो ज़ाया हो गया, रिटर्न टू स्टोर्स यानी प्रोडक्शन में आया लेकिन वापस हमने स्टोर्स को भेज दिया, और रिटर्न टू सप्लायर वो जो हमने स्टोर से वापस सप्लायर को भेज दिया। मटेरियल जो हमारे पास ईयर के स्टार्ट पे था यानी 1 दिसंबर 2006 को मटेरियल पड़ा हुआ था, वो 15,000 का था। बट वो पूछ रहा है कि कितना मटेरियल हमारे पास साल के एंड तक था, यानी हमारे पास इसके लिए हम टी अकाउंट बना लेते हैं मटेरियल का, क्योंकि ये टी अकाउंट से हो सकता है मटेरियल का सवाल। ये मटेरियल का क्वेश्चन हम टी अकाउंट से कर सकते हैं। और ये आपने मटेरियल मटेरियल के हिसाब से जब भी आपने टी अकाउंट बनाना है, मटेरियल के हिसाब से जब भी आपने टी अकाउंट बनाना है, तो आपने ये एज्यूम करना है कि आपने स्टोर्स के रेफरेंस से बनाना है, यानी देखना है कि स्टोर्स में माल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, प्रोडक्शन में नहीं, क्योंकि माल स्टोर्स के पास भी होता है, प्रोडक्शन के पास भी होता है। तो आपने स्टोर्स की नजर से देखना है इस चीज को कि स्टोर्स में माल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। अब जब आप परचेज करते हो मटेरियल, जैसे आपने 176,000 का मटेरियल परचेज किया, तो मुझे आप लोग बताओ कि ये जो 176,000 का मटेरियल है, ये स्टोर्स में आया है या स्टोर से गया है, बताओ। क्या ये स्टोर्स में डेबिट हुआ है या स्टोर से क्रेडिट हुआ? डेबिट का मतलब आया या गया। जब आप माल खरीदते हो तो ये स्टोर्स में आता है या स्टोर से जाता है? डेबिट होगा, क्योंकि ये स्टोर्स में आया है। माल जब आता है तो स्टोर्स में डेबिट होता है। अब है कितना? 176,000 माल हमारे पास आया। इससे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है ये माल, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 15,000 का माल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था, ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया। और हमने जो इस बार परचेजेस किए, ऑब्वियसली वो माल भी हमारे पास स्टोर्स में आया, तो स्टोर्स के रेफरेंस से डेबिट हुआ। उसके बाद जो माल आपने प्रोडक्शन को इशू कर दिया, मतलब आपके स्टोर से चला गया। जब आपके स्टोर से चला जाता है तो जो आप माल को इशू कर देते हो, तो प्रोडक्शन इशू कर देते हो, यानी 165,000 ये आपका क्रेडिट हो गया, क्योंकि आपने इशू कर दिया। इसके बाद मटेरियल्स रिटर्न ऑफ, 4,000 का माल आपसे जाया हो गया। रिटर्न ऑफ का मतलब खराब हो गया, जाया हो गया, चोरी हो गया, कोई भी वजह से राइट ऑफ करना पड़ रहा है। 4,000 का वो माल था। रिटर्न टू स्टोर्स, यानी हमने प्रोडक्शन में कोई माल भेजा, उन्होंने हमें कुछ वापस भेज दिया। जब हमें प्रोडक्शन से माल वापस आ जाता है तो हमारे स्टोर्स में वापस डेबिट हो जाता है, क्योंकि वापस माल आया तो वापस स्टोर के रेफरेंस से रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन से वापस आया 9,000 रुपए का माल। और आगे एक और रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ है रिटर्न टू सप्लायर। एक था रिटर्न टू स्टोर्स, यानी प्रोडक्शन में माल था, वहां से रिटर्न आके हमारे पास वापस आया। अगर वापस आया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे स्टोर्स में आया, स्टोर्स का माल बढ़ गया। लेकिन जो माल हमने सप्लायर को वापस भेजा है वो हमारे स्टोर से भी चला गया। तो रिटर्न टू स्टोर्स और रिटर्न टू सप्लायर में फर्क है। अब जो सप्लायर को माल भेजा है वो हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे स्टोर्स के अकाउंट में, यानी मटीरियल के अकाउंट में? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे जो हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया माल? कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि रिटर्न टू सप्लायर जो है वो मैं यहाँ से रिटर्न टू सप्लायर 8,000। अब वो पूछ रहे कि क्लोजिंग बैलेंस बताना है मटेरियल का कितना बड़ा हुआ, जरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करो और बताओ क्या आंसर आएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करके बताओ आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा। क्या आंसर आ रहा है, जरा कैलकुलेट कर लो। 23,000 हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड कम आएगी, यहाँ पे आप कैरी डाउन आप कैलकुलेट करोगे तो क्रेडिट साइड कम आ रही होगी, तो वो कैरी डाउन 23,000 से आप कर दोगे। आंसर वो क्या बनेगा? सी आंसर बनेगा। तो याद रखना जब भी आपसे मटेरियल से रिलेटेड सवाल पूछे कि मटेरियल का कितना मटेरियल पड़ा हुआ, तो मटेरियल इन्वेंटरी आपकी पड़ी होती है स्टोर्स में, तो आपने स्टोर्स के रेफरेंस से देखना है। क्योंकि कभी कभार आप कंफ्यूज हो सकते हो, जिस तरह यहाँ पे
रिटर्न टू स्टोर्स। अब दिखने में लग रहा है प्रोडक्शन के पास माल था, स्टोर्स में चला गया, तो स्टूडेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नजर से देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना, स्टोर्स की नजर से बताना है। तो आंसर इसका क्या होगा, सी आंसर होगा 23,000। इससे अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें सिर्फ ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू, इसमें सिर्फ ये पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वो बोल रहा है कि द स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल कंट्रोल अकाउंट विल बी अपडेटेड फ्रॉम GRN ओनली। अच्छा अब एक, क्या हो गया इसको, वेट अ मिनट। अच्छा, a store's ledger control account will be updated from GRN only। अच्छा, ये स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और जो डबल एंट्री है ऑफ मटेरियल, यानी कंट्रोल अकाउंट और डबल एंट्री, जितने भी ये अकाउंटिंग है मटेरियल की, ये मैंने अभी आपको चैप्टर में नहीं करवाई हुई। रीजन क्या है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एक अलहदा से डबल एंट्री का टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर मैं ये वाला बेसिकली पॉइंट बताता हूँ कि स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता क्या है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है इसमें और भी जो चीजें गिवन हो वो हमने पढ़ी हो बाकी, क्योंकि उसने तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात की है, लेकिन मैं स्टोर्स लेजर की बात करूँ सिर्फ फिलहाल, कि एक्चुअली ये जो अकाउंटिंग है, इसकी सारी मटेरियल की अकाउंटिंग, लेबर की अकाउंटिंग और ओवरहेड, ये मैं इकट्ठे पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने चैप्टर के अंदर अभी तक डबल एंट्री नहीं करवाई। तो यहाँ पे भी अगर कोई डबल एंट्री आएगी, अभी नहीं करेंगे, जब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम वो करेंगे। यार पहला ऑप्शन जो है, मैं अभी बता रहा हूँ गलत है, लेकिन बाद में आपको रीजन भी पता चलेगी पहला ऑप्शन वैसे गलत है। अच्छा, इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है, अ स्टोर्स रिक्विजिशन विल ओनली डिटेल द टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। वो कह रहा है स्टोर्स रिक्विजिशन सिर्फ जब स्टोर में आप रिक्वेस्ट करते हो तो सिर्फ आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट बताते हो, ऐसा नहीं है। जब स्टोर रिक्विजिशन, रिक्विजिशन मतलब जब परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है ना कि माल मंगवाए, तो सिर्फ टाइप नहीं, उसमें बताता है इतनी क्वांटिटी मंगवानी है, ये क्वालिटी मंगवानी है, ये लीड टाइम होना चाहिए। तो स्टोर्स रिक्विजिशन में सिर्फ और सिर्फ टाइप नहीं बताई जाती कि ये माल मंगवाना है, बल्कि टाइप के साथ साथ उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और सारी ये चीजें भी बताई जाती हैं। इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद सी में वो बोल रहा है द लीड टाइम, द टर्म लीड टाइम इज बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन रिसीविंग एन ऑर्डर एंड पेइंग फॉर इट। बताओ ये लीड टाइम की करेक्ट डेफिनेशन है कि गलत है? क्या ये लीड टाइम की करेक्ट डेफिनेशन है या गलत डेफिनेशन है? लीड टाइम की क्या है, करेक्ट है, फॉल्स है, क्योंकि लीड टाइम ये नहीं होता कि रिसीविंग एन ऑर्डर एंड पेइंग, होता ये है प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग। ऑर्डर प्लेस करने से लेके रिसीविंग करने तक होता है। ये भी गलत है। आगे, टू मेक एन इशू फ्रॉम स्टोर्स ऑथराइजेशन शुड बी रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है यार, ऑथराइजेशन सिर्फ इस वक्त नहीं यूज होती, बल्कि और भी जगह यूज होती है। जहां जहां पे भी आपको पेमेंट की करनी है या कोई आपने माल मंगवाना है, कोई भी आपने स्टेप लेना है, उससे उसके लिए आपको एक ऑथराइजेबल पर्सन होगा जिससे आपको ऑथराइज करवाना है। तो डी आंसर इसका ठीक है कि स्टोर से इशू करने के लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए। स्टोर से करने के लिए ऑथराइजेशन जरूर आपको चाहिए। अच्छा, उसके बाद 142, 142 में क्या सीन है कि व्हाट व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी। द काउंटिंग एंड परपेचुअल इन्वेंटरी क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंटरी क्या होता है, द एक्चुअली परपेचुअल अकाउंटिंग जो हमने स्टॉक टेकिंग पढ़ा था ना, कि एक हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस और एक हमने पढ़ा था पीरियोडिक। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूअस था उसका दूसरा नाम परपेचुअल भी है। जो कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग हमने पढ़ा था उसका दूसरा नाम परपेचुअल भी है। अब कॉन्टिन्यूअस क्या पढ़ा था हमने, कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था कि जब भी अब माल आए या माल इशू हो, यानी रिसीव हो या इशू हो,
हर बार आप उसकी काउंटिंग करोगे, प्रॉपरली उसकी रिकॉर्डिंग करोगे, देखोगे, कैलकुलेट करोगे। पहला, द काउंटिंग एंड वैल्यूइंग ऑफ सिलेक्टेड आइटम ऑन ऑन रोटेटिंग बेसिस। वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स को बार बार गिन लेना, सिलेक्टेड नहीं। जब भी कोई माल रिसीव हो या कोई माल इशू हो तो आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाओगे उस चीज के। बी पढ़ो, द रिकॉर्डिंग एज दे अकर, जैसे वो कह रहा है रिकॉर्ड करना जैसे ही कोई चीज अकर हो, क्या, ऑफ रिसीट्स इशू एंड रिजल्टिंग बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इन द नेसेसरी इन आइटम्स ऑफ द इन्वेंटरी। यानी कि आपको हर लेवल पे जैसे ही रिसीव हो, जैसे ही इशू हो, तो आपने फौरन जो बैलेंस बच गया, माल बच गया, उसको रिकॉर्ड करना है। और परपेचुअल इन्वेंटरी हमने कहा था जब एक्सपेंसिव आइटम्स होती है, क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम्स में डर होता है कि थोड़ी सी भी आइटम अगर चोरी हो गई, जैसे आपका कोई ज्वेलरी का काम है, कोई महंगी चीज का काम है, तो वो जब कल को घूमे तो वो आपको नुकसान ना हो, तो इसलिए आप हर रिसीट और हर इशू के से पहले उसको रिकॉर्ड करते हो। तो ये परपेचुअल, बेसिकली परपेचुअल का मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो आंसर इसका क्या होगा, बी आंसर होगा। उसके बाद द रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंटरी दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नहीं, वो कह रहा है कि जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग करना कॉन्स्टेंटली चेंजिंग की वजह से नहीं होता, जब रिसीव हो या जब इशू हो तब होता है। द काउंटिंग एंड वैल्यूइंग ऑफ इन्वेंटरी ऑन रेगुलर वीकली बेसिस, रेगुलर बेसिस जो होती है ये होती है पीरियोडिक, पीरियोडिक कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक, वो जो स्टॉक टेकिंग। परपेचुअल इन्वेंटरी या परपेचुअल स्टॉक टेकिंग या कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग ये होती है कि आप हर रिसीट और इशू के वक्त अपने जो है ना रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो। इसके बाद ये डबल एंट्री का अभी थोड़ी देर पहले बताया, डबल एंट्री की अभी नहीं करने, जब मैं करवाऊंगा तब हम उसको करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड बी कंप्लीटेड इन ईच सिचुएशन, यानी कौन से डॉक्यूमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला, फॉर्म कंप्लीटेड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट डिटेलिंग इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट, यानी इन फॉर्म जो है जो कंप्लीट कौन कर रहे हैं। हाँ, फॉर्म कंप्लीटेड बाय अ स्टोर्स डिपार्टमेंट, एक फॉर्म है जो स्टोर्स बना रहा है, डिटेलिंग द इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट। मुझे बताओ ये इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा, यानी एक फॉर्म है जो स्टोर्स डिपार्टमेंट बना रहा है। चारों को देखो और देखो, चारों ऑप्शंस को देखो और बताओ कौन सा ऐसा फॉर्म है जो यहाँ पे स्टोर्स बनाता है। मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये बनाएगा, ये डॉक्यूमेंट ये बनाएगा। एक्चुअली ये जो है नॉर्मली ये जो पूरा साइकिल है ना, ये पूरा प्रॉपर पूरा साइकिल एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है, लेकिन वो आप बेसिक लेवल पे पढ़ते हो, बेसिक लेवल पे पढ़ते हो। अच्छा, देखो, जब भी आप परचेज रिक्विजिशन करते हो, जब भी परचेज रिक्विजिशन होती है तो वो स्टोर्स करता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट करते हैं। तो ये जो फॉर्म कंप्लीटेड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट डिटेलिंग द परचेज इन रिक्वायरमेंट, एक्चुअली परचेज रिक्विजिशन के वक्त होता है कि स्टोर जो है ना ये परचेज रिक्विजिशन नोट बनाता है और किसको सेंड करता है, परचेज डिपार्टमेंट को सेंड करता है कि हमें इतना माल चाहिए। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, आपने सप्लायर को मटेरियल रिटर्न किया तो ये क्या होगा इसमें, गुड्स रिसीव नोट होगा, गुड्स रिटर्न नोट होगा, बताओ। गुड्स दोनों ही जीआरएन है, दोनों ही जीआरएन है, तो गुड रिसीव नोट अगर आपने रिटर्न करना है तो फिर गुड रिटर्न, गुड रिटर्न नोट्स है इसमें। तो इसका आंसर, सॉरी, गुड्स रिटर्न नोट्स होगा मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा, तो गुड्स रिटर्न नोट ऑब्वियसली जब आपको वापस भेज होते हैं गुड्स, तो गुड्स रिटर्न नोट होते हैं। उसके बाद फॉर्म कंप्लीटेड बाय स्टोर्स ऑन द रिसीट ऑफ गुड, जब गुड्स आ जाती है उसके बाद कौन सा फॉर्म फिल होता है, जब गुड्स आती है तो आप कौन सा फॉर्म फिल करते हो, गुड्स रिसीव नोट्स, क्योंकि आपको माल रिसीव होता है तो यहाँ पे आपका गुड्स रिसीव सेक्शन भी होता है, कभी कभार स्टोर्स डिपार्टमेंट खुद होता है। फॉर्म्स कंप्लीटेड बाय प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर्म बनाता है डिटेलिंग इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल चाहिए तो वो क्या कॉन्टेक्ट करता है, कौन सा डॉक्यूमेंट भेजता है, मटेरियल रिक्विजिशन। यानी जब स्टोर्स में माल की कमी हो जाए और स्टोर्स को रिक्वेस्ट करनी है तो वो स्टोर्स रिक्विजिशन परचेज रिक्विजिशन नोट भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर वही मटेरियल की कमी प्रोडक्शन को पड़ जाए जिसने स्टोर से कॉन्टेक्ट करना है तो वो फिर मटीरियल रिक्विजिशन नोट भेजेगा। ये तो सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन था जिसमें उसने डिटेल पूछी थी सारी इस बारे में कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा। इससे अगला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटेड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग न्यू मटेरियल टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सप्लायर्स। वो कह रहा है कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंप्लीट करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग न्यू मटेरियल टू ऑब्टेन फ्रॉम सप्लायर्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ भेजेगा,
बताओ कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है? सी, एक्चुअली मटेरियल रिक्विजिशन नोट को गुड्स रिक्विजिशन नोट भी बोलते हैं, उसे गुड्स रिक्विजिशन नोट लिखा हुआ है तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट इसी को ही बोलते हैं। जो ऊपर हमने MRN पढ़ा है वो GRN, ये गुड रिक्विजिशन नोट भी है। परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट और गुड रिसीव नोट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट यानी गुड्स रिक्विजिशन नोट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब स्टोर्स को जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली स्टोर भी आगे फिर परचेज से कॉन्टेक्ट करेगा, वो परचेज रिक्विजिशन नोट भेजेगा। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अकाउंट। उसने आपको दिया इशू टू प्रोडक्शन, रिटर्न टू स्टोर्स, मटेरियल भी दिया स्टार्ट और एंड पे। हाउ मच मटेरियल वाज परचेज। टी अकाउंट बनाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। टी अकाउंट बनाओ मटेरियल का और स्टोर्स की नज़र से। टी अकाउंट मैंने आपको बताया था हमेशा किसकी नज़र से बनाना है? स्टोर्स की नज़र से। और बताओ कितना माल हमने इस बार खरीदा है, कितना माल इस बार परचेज किया है, ये आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो, बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक कैलकुलेट किया, बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया। अच्छा, मैं करवा रहा हूँ सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। अगर हम ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो देखो हमारे पास साल के स्टार्ट पे जो इन्वेंटरी है वो 23,000 है, और साथ ही उन्हें क्लोजिंग बैलेंस की इन्वेंटरी दी है, क्लोजिंग की है 15,000। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो 23,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 15,000। ये आपके पास आ गई ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्वेंटरी। अब आपको पता है कि उसने आपसे पूछा परचेजेस कब होनी है। परचेजेस हमेशा डेबिट साइड पे आएंगी क्योंकि वो इन्वेंटरी को बढ़ाती है, तो यहाँ पे कोई मिसिंग फिगर जरूर है। अब बाकी चीजें देख लेते हैं। इशू टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को इशू कर दिया वो आना है क्रेडिट साइड पे, तो इशू टू प्रोडक्शन तो यहाँ पे आएगा। और इशू आपके पास गिवन है 144,000, 144,000। और रिटर्न टू स्टोर्स, जो रिटर्न होता है स्टोर्स को वो वापस स्टोर्स में आ रहा है, तो जो रिटर्न टू स्टोर्स है वो ऑब्वियसली स्टोर में अमाउंट वापस आ रही है, तो हम उसको स्टोर्स में अमाउंट वापस आ रही है तो हम यहाँ पे उसको ऐड अप करेंगे एज अ 5,000। यहाँ पे अमाउंट आएगी। और जब मिसिंग फिगर अगर हम कैलकुलेट करें तो 23 और 5 और दूसरी साइड ये आ रही है 159,000। हमें क्या हो गया? 159,000 इज इक्वल टू, वेट अ मिनट यार, इसको शायद टच का इशू आ गया।
अच्छा, अब 159,000 इज इक्वल टू 159,000, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। इसको क्या हो गया यार किट को। तो यहाँ पे परचेजेस आपके पास रिमेनिंग फिगर अगर अगर आप निकालोगे, रिमेनिंग फिगर अगर आप निकालो तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 131,000, 130,000, 131,000। मेरा ख्याल है टच का इशू है इसमें। मुझे बताओ ये एमसीक्यू क्लियर हो गया आप लोगों को? 131,000 वाला एमसीक्यू क्लियर है? तो जस्ट इसमें हमने अकाउंट बनाया और उस अकाउंट को हमने डील किया। अकाउंट बनाया और जस्ट हमने अकाउंट में वो स्टोर्स के रेफरेंस से चीज़ों को डील किया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोसीजर्स टू आर कैरिड आउट टू मिनिमाइज द लॉसेस फ्रॉम इन्वेंटरी। मतलब वो कह रहा है कि हम अपने लॉसेस को कैसे कम से कम कर सकते हैं, यानी कौन से ऐसे प्रोसीजर्स को हम फॉलो करें कि हम अपने लॉसेस को, इन्वेंटरी के लॉसेस को कम से कम कर सकें। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर परचेजेस। देखो, जब आप